नमस्कार। मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा और आप देख रहे हैं मतपत्र न्यूज का ये यूट्यूब चैनल, जिसमें हम चर्चा करते हैं राजनीति की, देश की, विदेश की, अर्थनीति की और सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर में ऐसे मुद्दे जो जनता के दिल को छूते हैं। दोस्तों, कल की रात संसद में, लोकसभा का जो सदन है, उस सदन में बहुत हंगामेदार रात गुजरी। दिन तो आपने बहुत देखे होंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। कल पूरी रात लोकसभा में हंगामा चलता रहा, बहस चलती रही और दो बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है इस सरकार ने पास कराए। एक बिल पास कराया और दूसरा अपने एक निर्णय के ऊपर उन्होंने संसद का अनुमोदन लिया। तो जहां अनुमोदन लिया वो था मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन फरवरी माह में सरकार ने लगाया, उस सरकार पर अनुमोदन लेने का समय था। तो उस दौरान में एक तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, जादवपुर से आती हैं, उनका नाम है सयानी घोष। उन्होंने मणिपुर के दौरान जो बहस हो रही थी उसमें एक शेर पढ़ा था दोस्तों। वो बोली कि जिंदगी यूं ही गुजारी जा रही है, जिंदगी यूं ही गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले से जख्मों के निशान हैं, जिस जगह पहले से जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं चोट मारी जा रही है। उनका सीधा सीधा इशारा केंद्र में भाजपा नीत सरकार की ओर था, एनडीए की सरकार की ओर था। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाकर यह बात कही जा रही थी कि जहां पहले से ही जख्म है, यानी कि वो विपक्ष जो कि लाख चाहकर भी पिछले 3 चुनावों से नरेंद्र मोदी को, भाजपा को या एनडीए को हरा नहीं पाया है, उनको सत्ताच्युत नहीं कर पाया है, उनको सत्ता से हटा नहीं पाया है, उनके उन जख्मों पर यह सरकार बार बार चोट कर रही है, बार बार चोट कर रही है, बार बार चोट कर रही है। हालांकि कुछ जो अति उत्साहित, कुछ भारत का कुछ मोदी समर्थक वर्ग कहूं या भाजपा समर्थक वर्ग कहूं या हिंदुत्व को एक कट्टर रूप में स्थापित करने के लिए उतावला हुआ जा रहा एक विशाल जनसमूह की मैं बात करूं, ये वो जनसमूह है दोस्तों जो 2014 से पहले इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चर्चा करने से डरता था या उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता था या उनके लिए ये विषय ही नहीं थे। लेकिन जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभाली भारत की, और उसके बाद एक बड़े ढंग से स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही तरीके के साथ, योजनाबद्ध तरीके से बहुत से ऐसे इश्यूज जो कि इस देश की सबसे बड़ी जरूरत थे, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए बहुत जरूरी थे, उन सभी मुद्दों को इस सरकार ने ना केवल छुआ बल्कि उन पर धीरे धीरे कुछ ऐसा उन लोगों ने एक राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाकर या राजनीतिक मार्ग निकालकर उन्होंने उन मुद्दों को हल किया। और ये एक नहीं है, आप देखिए, भले वो आर्टिकल 370 और 35 से हटाना हो, उसका निस्तारण करना हो, कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के समस्या के ऊपर, भले वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, जिस पर कि जो मुस्लिम महिलाएं ऊपर से भले ही कुछ ना बोले, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम समाज का, महिलाओं का वर्ग जो प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसा एक विभत्स कानून हटाया। आप सीए का मामला ले लीजिए, ऐसे लाखों हजारों हिंदू और दूसरे देशों में अल्पसंख्यक जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या म्यांमार और भूटान वगैरह में हैं, श्रीलंका में हैं, उनके यहां पर नागरिकता देने संबंधी जो सीए कानून था वो ये सरकार लेकर आई। राम मंदिर के मुद्दे को कानूनी रूप से न केवल सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सुलझाया गया, वो सुलझाया पहले भी जा सकता था, लेकिन किसी भी सरकार की ऐसी प्रतिबद्धता नहीं थी, इससे पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हों ऐसी नीयत नहीं थी। इसलिए वो लोकसभा या राज्यसभा में कुछ भी बहस होती रहे, वो न्यायालय की कटौती पर खरा नहीं उतरा था। लेकिन इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, राम मंदिर के लिए कानूनी रूप से मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अब एक ऐसा विषय, वक्फ बिल का एक ऐसा विषय जो कि आज
जो लोग ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को या इस सरकार को कि वक्फ को ही समाप्त कर देना चाहिए, वक्फ बिल पर ये बहुत ढीले पड़ गए, इन्होंने इसको बहुत डाइल्यूट कर दिया, मैं उन सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई रात में आज जब ये 2 बजे ये वाला बिल पास हुआ या जब इस पर चर्चा शुरू हुई या ये बिल ये सरकार लेकर आए, उसके बाद जेपीसी बिठाई, आप उससे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के पीछे के काल में चले जाइए, तब भी मोदी सरकार थी, तब भी भाजपा सरकार थी, तब इस देश में वक्फ के ऊपर बात करने वाले कितने लोग थे, किस और कितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो हिंदू जनमानस, वो हिंदू का एक बहुसंख्यक वर्ग जो आज बढ़ चढ़कर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है, वो इस वक्फ बिल पर कितनी बहस करता था, कितनी बात करता था। आप कहीं पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं पाएंगे, जबकि इस वक्फ बिल की वजह से इस देश में लाखों करोड़ों एकड़ जो भूमि है, वो भूमि के ऊपर जो धीरे धीरे कब्जा होता चला जा रहा था, या जो लोग भुक्त भोगी थे वो चुपचाप उस बात को, या जो उनके ऊपर ये बात वक्फ के माध्यम से लाद दी गई थी, उसको वो झेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन सरकार ने सोचा, सरकार जी का जो थिंक टैंक था उसने भले प्रधानमंत्री मोदी के आगे ये बात रखी हो, भले गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात रखी हो, लेकिन ये बात उनके ध्यान में आई। और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि मेरी सरकार में कोई भी काम अचानक नहीं होता, कि रात को मैं सोया, सुबह उठा और दिमाग में आया और वो कर दिया। हर बात पर गंभीर चिंतन होता है, योजना बनती है, उसके दूरगामी परिणामों की समीक्षा की जाती है, क्या प्लस और क्या माइनस हो सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके विपरीत परिणाम भी क्या हो सकते हैं, उन सब की चर्चा करने के बाद, उन सब पर ध्यान देने के बाद ही हम कोई कदम उठाते हैं या कोई कानून लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वक्फ का कानून आया, इस कानून आने पर ये जो विधेयक कल लोकसभा के अंदर पारित हुआ, 288 के मुकाबले 232 मतों से ये ध्वनिमत से पास हुआ। लेकिन साहब, ये जो बिल कल लोकसभा के अंदर पास हुआ, हालांकि आज ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, इस बिल के ऊपर आप ये देखिए कि बोलने वाले लोग कौन कौन थे और उनको सरकार की ओर से क्या और कितना करारा जवाब दिया गया। भले वो अखिलेश यादव हो, जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो विषय पर तो बोल ही नहीं रहे थे, बातें करते करते वो भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर आ गए और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से खरी खोटी बात सुनी। अगर आप दूसरे सांसदों की बात करें साहब, तो आप देखिए कि इसमें समाजवादी पार्टी के जो संभल के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह कहा कि हम तो देश के मालिक हैं। मुस्लिम समाज को कहा कि ये तो देश के मालिक हैं। एक और मुस्लिम सांसद ने कहा कि देश का अल्पसंख्यक वर्ग इस कानून को मानेगा ही नहीं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उनको करारा जवाब दिया कि भारत सरकार का कानून है, ये भारत देश का कानून है, हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर समुदाय को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के घर का कानून नहीं है, ये देश का कानून है। तो अल्टीमेटली ये जब बहस चल रही थी, आप देखिए आश्चर्यजनक रूप से टी शर्ट पहनकर वहां पर आकर तरह तरह की अनपार्लियामेंट्री एक्शन और रिएक्शंस करने और देने वाले जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी, वो सदन से नदारद रहे, गायब रहे। उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रियंका वाड्रा गांधी, कुछ भी आप उनको कहें, वो भी सदन से गायब रही। तो स्वाभाविक रूप से जब नेता प्रतिपक्षी नहीं है, तो उसके बाद बाकी सांसदों को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हालांकि सभी सांसदों ने, जो भी इस बहस के अंदर उन लोगों ने हिस्सा लिया, सब लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन अगर आप लोकसभा की बहस YouTube पर जाकर देखें, उसको जांचने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि हर सांसद के हर क्वेश्चन का, हर इंक्वायरी का या हर प्रतिवेदन का जवाब सरकार की ओर से मुंह तोड़ दिया गया, तर्कों के साथ दिया गया, तथ्यों के साथ दिया गया,
और उनको हर बार निरुत्तर किया गया। और वो बहस जो कि 8 साढ़े 8 घंटे चलनी थी वो लगभग आधी रात तक चली और ये हालत हो गई कि रात में 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास इस बिल के ऊपर जब फाइनली मतदान हुआ तो यह बिल 288 के मुकाबले 232 से पास हो गया। सॉरी। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है जिसके लिए मैं स्पेशली ये वाला वीडियो बना रहा हूं और इसका मैंने टाइटल भी रखा। आप देखिए साहब, फ्लोर मैनेजमेंट संसद में किसको कहते हैं? फ्लोर मैनेजमेंट का एक अनुपम उदाहरण इस सरकार द्वारा कल रात को पेश किया गया। सांसद, प्रतिपक्ष के जितने भी सांसद थे, जो विपक्षी सांसद थे, सभी पार्टियों के सांसद, वो पूरी तरह से दिन भर की और लेट इवनिंग और उसके बाद रात की बहस के बाद थके हुए थे, थके मांदे हुए थे। अब ऐसे में 2 बजे के आसपास जो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सभापति से समय मांगा कि भाई आज के एजेंडे में एक और विषय भी है कि सरकार को या इस सदन को जो सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया मणिपुर के अंदर उसका अनुमोदन करना है, तो इसलिए थोड़े समय और बहस का दिया जाए। अब आप देखिए, अगर विपक्षी बेंचेस पर अगर आप उस समय पर आप जाएंगे, आप YouTube पर देखना चाहेंगे तो वो वीडियो उपलब्ध हैं, आप देखेंगे विपक्ष की बेंचेस लगभग खाली हो चुकी हैं। यानी कि जो चीज एजेंडे में है, विपक्ष को जहां पर रुकना चाहिए था, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष को वहां पर होना चाहिए था, वो वहां से नदारद थे। मणिपुर पर इतनी बहस और इतनी हो हल्ला करने वाले राहुल गांधी, जो लगातार संविधान की प्रतियां हिला हिलाकर संसद में और सदन के बाहर भी हर पटल के ऊपर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि मणिपुर के ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही, मणिपुर के ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही। तो जब मणिपुर के ऊपर बहस करने का मौका आया तो उस वक्त राहुल गांधी एक बार फिर से नदारद थे, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे। लेकिन साहब यहां पर मानना पड़ेगा कि विपक्ष के कई सीनियर सांसद वहां पर थे जिन्होंने इस बहस को पूरे 1.5 घंटे से ज्यादा ये वाली बहस चली और 4 बजे के लगभग सदन ने इस बात को अनुमोदित किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और वो लगाया जाना जायज है। अगर आप नजर डालें तो विपक्ष की ओर से शशि थरूर ने अपनी बात रखी, डीएमके की कानिमोझी ने रखी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत ने अपनी बात रखी, एनसीपी की सुप्रिया सूले भी वहां पर थी, राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा भी वहां पर थे, और तो और कांग्रेस से अमेठी के जो सांसद हैं किशोरी लाल, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी बात रखी। जब इतने सीनियर सांसद वहां पर थे तो वहां पर आप देखिए कि जो विपक्ष के नेता हैं उनका वहां से नदारद होना क्या इंगित करता है, कितनी उनकी सीरियसनेस को शो करता है कि विषय की गंभीरता के ऊपर, संसद की गरिमा के ऊपर, संसद में जो होने वाली बहस है उसकी तैयारी के ऊपर उनकी कितनी पकड़ है, उनकी कितनी गंभीरता है, यह बात इस चीज को शो करती है। कल जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का मैं नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि कांग्रेस में कुछ भी हो, जो शाही परिवार है, जो गांधी परिवार है, उसके सदस्य की अपनी एक अलग ही पहचान होती है, उसका एक अलग ही रुतबा होता है। वही रुतबा कोई पद ना होने के बावजूद भी वो रुतबा प्रियंका गांधी के पास है, इसलिए मैं बार बार उनका जिक्र कर रहा हूं। तो साहब उन दोनों का ना होना ये एक बहुत बड़ी विपक्ष के लिए सोचनीय विषय है कि आगे आने वाले सदन के जो बाकी समय बचा है, एक ही दिन का समय बचा है, लेकिन अगले सत्रों में, अगले विषयों में जहां पर कि विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है, तो क्या वो इसी तरह के नेता प्रतिपक्ष के बलबूते ऐसी सरकार को घेर पाएगा जहां पर कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे तेज तर्रार नेता उनकी हर बात का तथ्यों और तर्कों से जवाब देने के लिए, और सांसदों को, ऐसे सांसद जो कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं या सदन में अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में आंख डालकर जवाब देने वाला गृह मंत्री जब इस देश में मौजूद है, उस संसद में मौजूद है, तो ऐसे में राहुल गांधी का संसद से गायब हो जाना
कितना सार्थक है कांग्रेस पार्टी के लिए, कितना सार्थक है पूरे विपक्षी दलों के लिए, यह एक सोचने वाला विषय है। कल जिस तरह से सरकार ने वक्फ बिल को भी पास कराया और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन के आदेश को भी अनुमोदित करवाया, वो सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। और उससे भी बड़ी जीत इसलिए भी मैं मानूंगा कि एक ऐसा बिल जिसके लिए लोग ये सोच रहे थे कि सड़कों पर खून खराबा होगा, रिएक्शन होगा, मुस्लिम समाज के बहुत से वर्गों के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्फ बिल का स्वागत किया गया। इसके पक्ष में मुस्लिम समाज की ओर से ही मिठाई बांटी गई। वो भले ही प्रायोजित लोग हों, भले ही वो भाजपा के समर्थक लोग हों, भले ही वो भीड़ भाजपा ने जुटाई हो, लेकिन इस तरह के खुशी जाहिर करने के प्रदर्शन ने जो एक संदेश देश के अंदर दिया है, जो एक प्रयास किया है, वो अपने आप में बहुत ही एक सकारात्मक संकेत है। हमें उस चीज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आज का विषय मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगले विषय में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में एक और प्रार्थना कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।